हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो 5 अप्रैल को हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है उसमें अति कारगर साबित होंगे। और हमने हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की 2 क्लास ली, जिसमें हमने संपूर्ण गद्य भाग के जो 8 अध्याय है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2 क्लास में पूरे किए। इस क्लास में हम जो आपके पद्य भाग है यानी काव्य खंड है उसके 4 अध्याय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और काव्य खंड के जो अगले 5 अध्याय है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम अगली क्लास यानी चौथी क्लास में है वो देखेंगे। 2 क्लासों में हम संपूर्ण जो पद्य भाग है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आपके 16 नंबर के प्रश्न है वो इस पद्य भाग से पूछे जाएंगे, जिसमें 6 नंबर का है वो एक वाक्य का प्रश्न पूछा जाएगा। हम वाक्य वाला भी देखेंगे कि आपको वाक्य है वो किस प्रकार हल करनी है। इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आपके जो हिंदी साहित्य के संजीव डेस्कर के 5 मॉडल पेपर हमने हल करवा दिया, जो भी इस चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है वो आप देख सकते हैं। अन्य मॉडल पेपर है मैं वो जल्दी हल करने वाले। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। जो आपके काव्य खंड है उसमें जो पहला अध्याय है जिसके कवि है वो जयशंकर प्रसाद है। ये अध्याय है वो देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत है। इसमें वस्तुनिष्ठ यानी एबीसीडी वाले प्रश्न है। इसमें पहला है जो देवसेना का गीत है वो प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है। जो देवसेना गीत है वो जयशंकर प्रसाद जी का जो स्कंदगुप्त नाटक है उससे लिया गया है। इसमें ऑप्शन ड है वो सही है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे दूसरा प्रश्न है देवसेना कौन थी। जो देवसेना है मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन थी। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है। जो देवसेना की वेदना या दुख है उनका मूल कारण है वो स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिलना। इसमें ऑप्शन से है वो सही है। चौथा प्रश्न है देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, पर स्कंदगुप्त है वो किसका सौपन देखते थे। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन जो स्कंदगुप्त है वो विजया का सौपन देखते यानी विजया को चाहते थे। इसमें ऑप्शन से है वो सही है। पांचवा प्रश्न है किसके आक्रमण से जो आर्यवर्त है वो संकट में। जो ऊन है उनके आक्रमण से जो आर्यवर्त है वो संकट में। हृदय की कोमल कल्पना सो जाइए किसने कहा, ये देवसेना ने कहा है। जो कार्नेलिया का गीत है वो कहाँ से लिया गया है। जो कार्नेलिया का गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। देवसेना गीत स्कंदगुप्त नाटक से और कार्नेलिया का गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। आठवां प्रश्न है सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी का क्या नाम था। जो राजा सिकंदर था उनके सेनापति जो सिल्यूकस था उनकी बेटी का नाम है वो कार्नेलिया था। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कार्नेलिया कौन थी। जो सिकंदर का सेनापति सिल्यूकस था उसकी बेटी कार्नेलिया थी। आगे 9वां प्रश्न है अरुणीय मधुमेह देश हमारा पंक्ति में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पंक्ति में है वो भारत की महिमा का वर्णन किया गया। भारत की महिमा गौरव और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन प्रसाद के किस गीत में किया गया। जो भारत की महिमा गौरव और जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन है वो कार्नेलिया का गीत में किया गया। आपसे एक पंक्ति में पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों में कि कार्नेलिया का गीत का मूल प्रतिपाद्य क्या है। इसका मूल प्रतिपाद्य भारत भूमि की महिमा गौरव और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना है। 11वां प्रश्न है कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। क्योंकि जो आशा है व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, उसे बावला बना देती है। प्रेम है वो प्रेमी विवेकहीन हो जाते हैं, वो अपनी विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रेम है वो अंधा होता है। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम में बावली हो गई थी, उसने बिना सोचे समझे स्कंदगुप्त से प्रेम किया और ये आशा मन में पाली कि स्कंदगुप्त है उसे अपना लेगा। उसकी आशा उसके मन का पागलपन ही था, वह स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सके, इस कारण आशा को है वो बावली कहा गया है। आगे 12वां प्रश्न है देवसेना का गीत कविता में देवसेना की हार या निराशा क्या कारण है। ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। जो देवसेना की हार या निराशा के कई कारण थे, जिनमें 2 कारण है वो प्रमुख थे। सर्वप्रथम हुणों के आक्रमण से देवसेना के भाई बंधु वर्मा सहित पूरा परिवार है वो वीरगति को प्राप्त हुआ। दूसरा कारण यह है कि वह स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी परंतु पा नहीं सकी, क्योंकि जो स्कंदगुप्त है वो विजय से प्रेम करता था। जब स्कंदगुप्त ने ये प्रेम आसना उससे प्रेम याचना की तब वह तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले चुकी थी। इस प्रकार वह जीवन से हार कर निराश है वो हो गई थी। इसके मुख्य रूप से 2 कारण थे। पहला जो हुणों के आक्रमण से उसके भाई सहित पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया। दूसरा है वो स्कंदगुप्त को पहले पाना चाहती थी लेकिन पा नहीं सकी, और बाद में जब उसने पाने का चाहा तो वह आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले चुकी थी। आगे 13वां प्रश्न है भारत की किन किन विशेषताओं को कार्नेलिया का गीत कविता में चित्रित किया गया। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो प्रस्तुत गीत है उसमें प्रसाद जी ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और जो सांस्कृतिक महत्व है उसका वर्णन किया। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती है तब प्रकृति की शोभा है वो देखते ही बनती है, यानी देखने लायक होती है। उस समय प्रकृति मधुमेह होती है। यहाँ दूर देशों से आने वाले व्यक्तियों को आश्रय मिलता है, यानी हमारे जो भारत के लोग हैं अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करता है। यहाँ अतिथियों को देवताओं के समान मानते हैं। यहाँ के लोग दयालु करुणाशील संवेदनशील है, जो सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। भारत में विविध सभ्यता संस्कृति रंग रूप आचार विचारों और धर्म वाले प्राणियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में भारत की जो अनेक सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य की विशेषता उनको चित्रित किया है।
आगे 14 प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए, ये आपसे 3 नंबर का पूछा जाएगा। ये कवि परिचय एक आपके पक्का पूछा जाएगा, ये अथवा में नहीं पूछा जाएगा। इसमें जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी के सुंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध परिवार में हुआ। प्रसाद जी है वो जन्मजात प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। वे छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है, वह मुख्यतः है वो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति से प्रभावित ऐसे महाकवि थे जिन्होंने अपनी रचना में भारत भूमि की महिमा और राष्ट्रीय जागरण का स्वर व्यक्त किया है। जयशंकर प्रसाद कवि थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार और निबंधकार है। और उनकी रचनाएं है वो निम्नलिखित है, आंसू, झरना, लहर, कमायनी, कानन कुसुम, ये इनके कवि संग्रह यानी कविताओं का संग्रह। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद के नाटक है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप ये इनके कहानी संग्रह। कंकाल, तितली, इरावती, ये इरावती है वो जयशंकर प्रसाद जी का एक अपूर्ण उपन्यास है। और काव्य और कला अन्य निबंध ये इनके निबंध संग्रह। ये रचनाएं आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी। जब भी आपसे किसी कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो आपको उनका जन्म, निधन और जन्म स्थान, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और उनकी भाषा कैसी थी, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय है वो अति महत्वपूर्ण आपसे परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि ये है वो सबसे महत्वपूर्ण कवि परिचय माना जाता है। जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और तुलसीदास जी, इन तीनों में से एक है वो पक्का पूछा जाएगा। आगे 15वां प्रश्न है पद्यांश की 6 प्रसंग है वो व्याख्या करने। इसमें सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। ये पद्यांश जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो स्कंदगुप्त नाटक है उसे लिया गया। कवि ने इस काव्यांश में देवसेना के असफल प्रेम से संबंधित मनोभाव और जो देवसेना के हृदय की पीड़ा है उसका वर्णन किया है। इसकी व्याख्या, देवसेना जीवन के अंतिम समय में वेदना का अनुभव करते हुए सोचती है कि जीवन की संध्या बेला अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव में श्रम करने से उत्पन्न हुई जो पसीने की बूंदे है वो आंसू की तरह क्षण क्षण गिरती रहती है। मेरी यात्रा पर अंतहीन खामोशी अंगड़ाई लेती रहती है। अर्थात जो देवसेना का समस्त जीवन है वो दुखों से भरा रहा। वह जीवन भर जिस सुख की कामना करती रही उसे प्राप्त नहीं हो सका, उसे आंसुओं के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला था। प्रसाद जी वर्णन करता है कि जिस प्रकार कोई पथिक थक कर पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा हो और उसे उनिंदी दशा में कोई मधुर राग सुनाई पड़ जाए, देवसेना को स्कंदगुप्त का पढ़ने निवेदन भी ऐसे ही वियाग राग के समान प्रतीत हुआ। भाव यह है कि जीवन भर संघर्ष करती रही देवसेना सुख की आकांक्षा के मीठे सपने देखते रही, पर वह पूरे नहीं हो सके। अब वह थक कर निराश होकर इन सब से विदाई लेती है। अब उसे कोई गीत है वो सुख नहीं पहुंचा सकता है। इसका विशेष है इन पंक्तियों में देवसेना की वेदना और अंतर्द्वंद्व साकार हो रहा है, यानी उसके मन में विरोधाभास है। छल छल में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, आंसू से गिरते में उपमा अलंकार और नीरवता में मानवीकरण और शर्मित सौपन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है वो दष्ट है यानी देखने योग्य है। भाषा में चित्रात्मकता और संगीतात्मकता का गुण है। करुण रस, प्रसाद गुण और कविता मुक्त छंद में है। आगे 16वां प्रश्न भी है पद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या करनी। ये काव्यांश है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के जो कार्नेलिया का गीत है उस शीर्षक से लिया गया। ये गीत है वो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। इन पंक्तियों में कार्नेलिया के द्वारा भारत देश की महिमा का मनोहारी वर्णन किया गया है। व्याख्या, प्रसाद जी वर्णन करता है कि कार्नेलिया गा रही कि यह मलय पर्वत से प्रातःकाल शीतल सुगंधित हवा चलती है। यहाँ पक्षी भी छोटे इंद्रधनुष के समान अपने पंखों को फैलाकर भारत की ओर अपने प्यारे घोंसलों की कल्पना करके उड़ते हैं। वर्षा ऋतु में जब बादल बरसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ के लोगों की आंखों से करुणा का जल बरस रहा है और विशाल सागर की लहरों को भारत देश के किनारों से टकराने के बाद ही विश्राम मिलता है। प्रातःकालीन उत्साह का जब आगमन होता है तो ऐसे लगती है मानो सूर्य रूपी सौरण कलश लेकर है वो सुख बिखेर रही है। रात भर जागने के बाद जो तारागण है वो मंदिर की भांति ऊँघते हुए से प्रतीत होता है, यानी इसमें जो भारत का प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। इसका विशेष है भारत की सांस्कृतिक महिमा, देशभक्ति, मानवीय करुणा और अतिथि परायणता आदि विशेषताओं को उजागर किया गया है। कविता में संगीतात्मकता और दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। शांत रस और कविता है वो मुक्त छंद में है, यानी इसमें किसी भी छंदों का प्रयोग नहीं हुआ है। तत्सम प्रदान खड़ी बोली और शैली है वो छायावादी है। लघु सुर धनुष्य में उपमा अलंकार है और बनते जहाँ करुणा जल और हेमकुंभ में रूपक अलंकार है। अनेक जगह अनुप्रास अलंकार और अंतिम पंक्तियों में महान्विकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार जो आपके पहला अध्याय देवसेना गीत और कार्नेलिया गीत उससे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आगे दूसरा अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का स्रोत स्मृति, ये भी अति महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला, आकाश बदल कर बना मई पंक्ति में मई का शाब्दिक अर्थ किया। जो मई है उसका शाब्दिक अर्थ है वो पृथ्वी होता है। निराला अपनी पुत्री की तुलना किससे करता है? जो जयशंकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो अपनी पुत्री की तुलना शकुंतला से करते हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? जो मुक्त छंद के अग्रणी या प्रवर्तक कवि है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। वो भ्रष्ट शीत के से शतदल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा? इस पंक्ति में है वो उपमा अलंकार है, यानी जिस प्रकार शीत ऋतु में कमल के फूल है वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार चाहे मेरे कर्म नष्ट हो जाए फिर भी है मैं अपने पद से नहीं हटूंगा, ये निराला जी कहते हैं। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे 5वां, कवि निराला अपनी पुत्री का तर्पण है वो किस प्रकार करता है? कवि निराला अपनी जो पुत्री का तर्पण है वो गत कर्मों को अर्पित करके तर्पण करता है। सरोज स्मृति कैसा गीत है? जो सरोज स्मृति है एक शोक गीत है, यानी ये एक वेदना गीत है।
आगे लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें 7वां है, दुख की जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों के आधार पर कवि के हृदय की पीड़ा का वर्णन कीजिए। कवि निराला के स्वजनों का एक एक करके निधन हो गया था, यानी परिवार के सभी लोगों का एक एक करके निधन हो गया। अंत में पुत्री सरोज के निधन ने उनको अंदर तक झकझोर कर दिया। इस प्रकार निराला ने दुख और मृत्यु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया था, इसलिए उस दुख गाथा को इस कहानी में गाया गया, जिसको आज तक किसी से नहीं कहा। इन पंक्तियों में कवि की गहरी वेदना है वो छिपी गई, जिसे शब्दों के द्वारा व्यक्त है वो नहीं किया जा सकता। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको विशेष रूप से इसका उत्तर है वो ध्यान में रखना है कि निराला जी के जो पारिवारिक सदस्य थे उनका धीरे धीरे एक एक करके वो निधन हो गया। अंत में जो पुत्री सरोज का निधन हुआ, उन्होंने उनको अंदर तक के वो झकझोर कर दिया था और उन्होंने दुख और मृत्यु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। वो अपनी जो गहरी वेदना उनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। आगे 8वां प्रश्न है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था। यह भी अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। जो सरोज का विवाह एक सामान्य विवाह था और उसमें किसी भी प्रकार का आंतरिक और बाह्य प्रदर्शन है वो नहीं था, यानी दिखावा बिल्कुल भी नहीं था। विवाह में निराला जी ने किसी को निमंत्रण नहीं भेजा था, केवल कुछ सौजन्य विवाह में उपस्थित थे। विवाह के समय गाए जाने वाले गीत भी नहीं गाए, शांत और प्यारा सा मौन वातावरण था। नववधु को माँ के द्वारा दी जाने वाली जो कुल शिक्षा है वो पिता ने दी और पुष्प सेज भी स्वयं निराला ने ही सजाई। इस प्रकार जो सरोज का विवाह अन्य विवाह से भिन्न था, ये अति महत्वपूर्ण है, पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आगे 11वां प्रश्न है, वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली। इस पंक्ति के माध्यम से किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया। कवि ने सरोज की माता को लता और सरोज को कली बताया। सरोज की माता को अपने मायके में सुख मिला था और सरोज को भी अपने नानी के घर स्नेह मिला। इस पंक्ति से ये भाव प्रकट होता है कि सरोज का ननियाल लता और सरोज कली है, क्योंकि सरोज बचपन से ही वहीं रही और वहीं पर बड़ी हुई। आगे निम्नात्मक प्रश्न है, इसमें आपको पद्यांश की 6 प्रसंग है वो व्याख्या करनी है। इसमें संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति से लिया गया है। इसका प्रसंग है, ये कविता पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति में लिखी गई है। इसमें कवि अपनी बेटी सरोज के विवाह के समय को याद कर रहे हैं। व्याख्या है, कवि अपनी मर्द पुत्री सरोज के विवाह को याद करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारा विवाह है वो अन्य विवाहों से एकदम नया था, क्योंकि माँ के अभाव में पिता नहीं तुझे स्नेह प्रदान कर रहा था। जब मंगल कलश के पवित्र जल से तेरा स्नान हो रहा था, तब तुम उस समय मुझे देखती हुई मंद मंद हंस रही थी। जब तुम कहना चाहती थी, तब ऐसा लग रहा था कि तेरे होठों पर बिजली का कंपन हो रहा हो। तेरे हृदय में प्रियतम की सुंदर छवि झूल रही थी, जिसे शब्दों से व्यक्त करना तेरे लिए संभव नहीं था। वह छवि तेरे श्रृंगार से मुखरित हो रही थी, यानी पता चल रहा था तेरी दीर्घ सांसों ने तेरी आँख को प्रकट किया और तेरे प्रत्येक अंग में दृढ़ विश्वास झलक रहा था। झुके हुए नेत्रों से तेरे सौंदर्य का प्रकाश से उतरकर तेरे होठों पर कांपता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। मैंने तेरी उस समय प्यास से भरी हुई मूर्ति को देखा तो मुझे लगा कि जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी और तेरा विवाह मेरे जीवन का प्रथम है वो वसंत था, यानी मेरे जीवन का प्रथम सुखद क्षण था। विशेष है भाषा संस्कृत निष्ठ होने पर भी सरल है। अंग अंग थर थर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और नत नयनों में अनुप्रास अलंकार है। पुत्री की मृत्यु पर यह कविता एक शोक गीत और मुक्त छंद और विवाह से संबंधित सुंदर बिंबों का प्रयोग हुआ है। आगे 11वां प्रश्न है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय लिखिए। निराला का जन्म 1898 ईस्वी में हुआ। वह आधुनिक छायावादी और स्वच्छंदतावादी कवि थे। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनके साथ ही वह प्रगतिवादी कवि भी है, इसलिए उनके काव्य में शोषण और शोषकों के प्रति विरोध की अभिव्यक्ति हुई। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति, भारतीय किसान जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण किया, यानी उन्होंने वास्तविक रूप से जो स्थितियाँ उनका चित्रण किया है। निराला का जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ था। इनकी काव्य कृतियाँ निम्नलिखित है, परिमल, गीतिका, अनामिका, बेला, भिक्षुक, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, नए पते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और बिलेसुर बकरिया इनका एक उपन्यास है। उनका जो संपूर्ण साहित्य है वो निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इस प्रकार जो सरोज स्मृति अध्याय है उसमें से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे रहे, इसमें से आपके पक्का है वो पूछा जाएगा। आगे 30 अध्याय है, ये दीप अकेला और मैंने देखा एक मून, जिसके कवि है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। आगे आपसे आगे का पूरा नाम है वो पूछा जा सकता है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। आगे इसमें पहला ये दीप अकेला स्नेह भरा पंक्ति में दीप है वो किसका प्रतीक है। जो दीप है व्यष्टि या एक अकेले व्यक्ति का है वो प्रतीक है। इसको भी पंक्ति को दे दो, इसमें पंक्ति शब्द है वो किसका प्रतीक है। जो पंक्ति है वो समाज का प्रतीक है, यानी दीपक को पंक्ति में शामिल कर लो। जो अकेला व्यक्ति है, जो गुणवान है, उसको भी समाज में शामिल कर लो। पंडुबा शब्द से क्या तात्पर्य। जो पंडुबा शब्द है उसका अर्थ होता है गोताखोर। और अकेले दीप के लिए क्या कामना की गई। अकेले दीप को है वो पंक्तिबद्ध करने की कामना की गई, यानी उसको पंक्ति में शामिल करने की कामना की गई है। आगे 5वां प्रश्न है, ये मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। इस पंक्ति में मधु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो मधु शब्द है वो व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी इस व्यक्ति ने युगों युगों से अपने अनुभवों को और ज्ञान को संचय करके रखा है। 6वां प्रश्न है, समुद्र से अलग हुई बूंद है वो किसका प्रतीक है। जो समुद्र से अलग हुई बूंद है वो क्षण भंगुरता का प्रतीक है, यानी कुछ क्षण में वो
नष्ट हो जाएगी। आगे 7वां प्रश्न है, ये दीप अकेला कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है, यानी इस कविता का मूल भाव क्या है, या कवि हमें क्या समझाना चाहता है। ये दीप अकेला कविता में कवि अज्ञा ने दीपक को मनुष्य के प्रतीक स्वरूप लिया है, यानी दीपक के माध्यम से मनुष्य को संदेश दिया है। जिस प्रकार एक अकेला दीपक समर्थ होते हुए भी अपना प्रकाश दूर दूर तक नहीं फैला सकता, उसी प्रकार अकेला व्यक्ति है वो शक्तिहीन होता है। वहीं दीपक अगर अनेक दीपकों की कतारों में रख देने से अधिक जगमगाने लगता है, उसकी सौंदर्यता बढ़ जाती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति समर्थ है, स्वतंत्र है, अपने आप में स्नेह और करुणा लिए हुए, फिर भी उसकी सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में। अतः आगे जी कविता के माध्यम से व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने पर बल देते हैं। आगे 8वां प्रश्न, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल भाव लिखी, यानी मैंने देखा एक बूंद जो कविता है उसका मूल भाव क्या है। कवि ने अपने काव्य में क्षण को महत्व दिया है। जीवन में एक क्षण का बड़ा महत्व है। संध्या काल में सागर की एक बूंद है वो सागर के पानी से अलग होती है, किंतु क्षण भर में ही वह सागर में विलीन हो जाती है। उस एक क्षण की पृथकता का बड़ा महत्व है। बूंद स्वर्णिम किरणों से प्रकाशित होकर स्वर्णिम दिखने लगती है। इससे यह आत्मबोध होता है कि विराट सत्ता है वो निरंकार है, किंतु क्षण भर के लिए उसके जीवन में आकर अपने मधुर मिलन से उसके जीवन को प्रदीप्त कर देती है। इस प्रकार छोटी सी कविता में एक क्षण के महत्व को प्रतिपादित किया है, यानी एक क्षण का जीवन में क्या महत्व होता है। आगे 9वां प्रश्न है, अज्ञे का साहित्यिक प्रचलित किया। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म है वो 1911 ईस्वी में हुआ। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रावर्त, निबंध, आलोचना आदि विधाओं में लेखन किया। प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद उनके विषय, यानी उन्होंने मुख्य रूप से प्रकृति प्रेम से संबंधित और जो मानव मन में विरोधाभास चलते हैं उन पर रचनाएं लिखी। उनकी कविता में व्यक्ति स्वातंत्र्य का आग्रह, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञे ने हिंदी काव्य भाषा को नवीन स्वरूप प्रदान किया। जो प्रयोगवाद है उसके प्रवर्तक है वो अज्ञे माने जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। और मुक्त छंद के प्रवर्तक है वो निराला माने जाते हैं। उनकी भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है और उनमें प्रचलित विदेशी और देशी शब्दों को भी स्थान प्राप्त है। उपन्यास और कहानियों की भाषा विषय और पात्रों के अनुकूल है। अज्ञे ने अपने काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग किया है, यानी उन्होंने अपने काव्य में किसी प्रकार का छंद का प्रयोग नहीं किया। इनका उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, यात्रा वृत्तांत, अरे यह वर रहेगा याद और एक मुंह सहसा। उसलिए इनके निबंध त्रिशंकु और आत्मनेपद। इनके कहानी संग्रह विपदगा, परंपरा, कोठी की बात, शरणार्थी, जय दोल और ये तेरे प्रतिरूप। आगे कवि संग्रह भगंदू, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष, रोंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये इनके कवि संग्रह है। आंगन के पार द्वार, घर, इस साहित्य अकादमी और कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, यानी इनको साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ दोनों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आगे 10वां प्रश्न है जिसमें आपको पद्यांश की 6 प्रसंग है वो व्याख्या करनी। इसमें पहला है प्रसंग, ये काव्यांश सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित मैंने देखा एक बूंद कविता से लिया गया। इस कविता में कवि ने जो समुद्र से अलग होती हुई एक बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है। कवि कहता है शाम के समय में मैंने देखा कि समुद्र के जागों में से एक बूंद है वो सहसा ऊपर उठी। वह बूंद अस्त होते हुए सूर्य की बाल किरणों के प्रकाश में रंग कर लाल रंग की हो गई। कवि उस बूंद के क्षण भर के अस्तित्व को ही उसके जीवन की चरम सार्थकता मानता हुआ कहता है कि अरुणाभ किरणों में अरुण हो उठने वाली उस बूंद को देखकर मेरे हृदय में भाव उठे कि मानव जीवन में आने वाले स्वर्णिम यानी विशेष क्षण हुआ करते हैं जो उन्हें विशेष तृप्ति प्रदान करते हैं। ऐसे क्षण मानव को नश्वरता के दाग यानी लांछन या कलंक से मुक्ति दिलाकर उसके अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध करता है। यानी मनुष्य के जीवन में जो स्वर्णिम क्षण है वो कुछ विशेष नहीं होते हैं। हमेशा जो समय है वो अच्छा नहीं रहता है। जो विशेष क्षण होता है वो उन्हें लांछन या कलंक से मुक्ति दिलाते हैं। इसका विशेष है जीवन में क्षण के महत्व को प्रतिपादित किया गया। आग, दाग जैसे शब्दों के प्रयोग से जो कवि की प्रयोग धर्मिता स्पष्ट दिखाई देती है। उस विराट सत्ता के सामने व्यक्ति एक केंद्र के समान होते हुए अपना अलग अस्तित्व रखता है। कविता की भाषा सरल, सहज और प्रसाद गुण से युक्त है। आगे जो चौथा अध्याय है केदार सिंह की 2 कविता बनारस और दिशा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें पहला है बनारस कविता में किस ऋतु का उल्लेख हुआ है। जो बनारस कविता है उसमें वसंत ऋतु का उल्लेख हुआ है। इसमें ऑप्शन स है वो सही है। आगे दूसरा प्रश्न है बनारस में सैकड़ों वर्षों से किसकी खड़ाऊ रखी है। जो बनारस है उसमें सैकड़ों वर्षों से तुलसीदास जी की खड़ाऊ रखी हुई है। आगे तीसरा प्रश्न है बनारस कविता के अनुसार बनारस शहर को कौन दृढ़ता से एकता के सूत्र में बांधे हुए। जो धीरे धीरे होने की सामूहिक लय है वो बनारस शहर को दृढ़ता से एकता के सूत्र में बांधे हुए है। चौथा प्रश्न है पुराने शहर की जीभ किरकिराने से क्या अभिप्राय है। जो पुराने शहर की जीभ किरकिराने का अर्थ है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है वो मचने लगती है। लहर तारा और मडुआडी क्या है। लहर तारा और मडुआडी बनारस के 2 मॉलों के नाम है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। छठा प्रश्न है दिशा कविता किस भाव पर केंद्रित है। जो दिशा कविता उसका मूल भाव है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, यानी बच्चों का मन कैसा होता है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। आगे लघुत्रात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक
प्रश्न है इसमें 7वां, खाली कटोरों में वसंत का उतरना, इसमें इसका क्या आशय? कवि का आशय है कि वसंत ऋतु में सर्दी कम हो जाती है और गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, उनसे भिखारियों को खूब भीख मिलती है, उनके कटोरों में सिक्कों की खनक बढ़ जाती है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत ऋतु के आने पर मधुरता और खुशियां छा जाती है, उसी प्रकार भिखारियों के चेहरों पर चमक भी बढ़ जाती है। कटोरों में पड़ते सिक्कों की चमक में कवि को वसंत उतरता हुआ दिखाई देता है। आगे 8वां प्रश्न है, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है? ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। जो धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में सारा बनारस शहर बंधा हुआ है, जो पहले जहाँ था अब वह सब वहीं स्थित है। सारा शहर एक समूचे लय में बंधा हुआ है। गंगा के घाटों पर नावें जहाँ बनती थी वहीं बंधी हुई है। सारी परंपराएं उसी रूप में विद्यमान है। तुलसीदास की खड़ाऊ भी दीर्घकाल से वहीं रखी हुई है। वहाँ के सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। गंगा के प्रति लोगों की आस्था और मोक्ष की कामना अब भी यथावत है। आगे 9वां प्रश्न है, बनारस कविता में बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने कैसे सजीव किया है? यानी बनारस शहर पूर्ण भी है तो कुछ अधूरापन भी है, इन दोनों का आपको वर्णन करना है। बसंत के आगमन पर लोगों के मन में उल्लास बढ़ जाता है, जो उसकी पूर्णता का प्रतीक है। यानी बनारस शहर पूर्णतः भरा हुआ है। किसी न किसी पर्व पर दूर से आने वाले श्रद्धालु वहाँ एकत्रित होते हैं, गंगा में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं, विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। इस प्रकार बनारस में पूर्णता व्याप्त रहती है। बनारस अपने अस्तित्व के साथ पूर्णता बनाए रखता है। लोग है वो शव को अंधेरी गलियों से निकालकर गंगा घाट की ओर ले जाता है और दाह संस्कार करता है। यह कार्य बनारस की रिक्तता को प्रकट करता है, यानी बनारस में कुछ अधूरापन भी है। आगे 10वां प्रश्न है, सही सांझ में घुसने पर बनारस की कौन कौन सी विशेषताओं का पता चलता है? यानी शाम के समय अगर यदि हम बनारस में जाएंगे तो उनकी कौन कौन सी विशेषताओं का पता चलेगा। संध्या के समय बनारस में प्रवेश करने पर गंगा जी की आरती के दर्शन होते हैं। मंदिरों और घाटों पर दीप जलते दिखते हैं। उस समय बनारस की शोभा अद्भुत दिखाई देती है। गंगा के जल में, गंगा के घाटों की दीपों की और बनारस की छाया पड़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आधा शहर है वो जल में, आधा शहर जल के बाहर है। कहीं शव जलाए जा रहे हैं तो कहीं उसका जल परवाह किया जा रहा है। और संध्या के समय बनारस में श्रद्धा, आस्था, विरक्ति, विश्वास और भक्ति के भाव देखने को मिलता है। यानी मुख्यतः श्रद्धा और जो भक्ति के भाव है वो हमें सही सांझ में अगर यदि हम बनारस में घुसेंगे तो देखने को मिलेंगे। आगे 11वां प्रश्न, दिशा कविता का मूल तथ्य क्या है? यानी दिशा कविता का मूल भाव क्या है? ये कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। सबका यथार्थ अलग अलग होता है। बच्चे अपने ढंग से यथार्थ को देखते हैं, यानी बच्चे किसी भी चीज़ को अलग ढंग से देखते हैं और बड़े हैं वो अपनी समझ के आधार पर किसी चीज़ को बड़े ढंग से देखते हैं। बच्चे की पतंग जिस ओर उड़ रही है उसे हिमालय उधर ही दिखता है। ये कविता ये प्रेरणा देती है कि बच्चों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आगे 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें आपको पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें प्रसंग है, ये काव्यांश केदारनाथ सिंह के द्वारा रचित बनारस कविता से लिए गए और बनारस शहर में वसंत के आगमन के साथ साथ बनारस शहर की जो विशिष्टता या जो विशेषता उनका वर्णन किया गया। व्याख्या कवि वर्णन करता है कि बनारस में वसंत के आगमन पर जो स्थापित कलाकार है वो अपनी कला और ज्ञान से शहर के लोगों को जागृत करने लगते हैं। जो स्थापित कलाकार नहीं या जो प्रसिद्ध नहीं, वो अपनी कला की शुरुआत का उचित समय यही समझते हैं। 10 अश्वें मेद घाट पर जाने वाले हर व्यक्ति को घाट का आखिरी पत्थर कुछ मुलायम प्रतीत होता है, अर्थात उस समय कठोर हृदय वाले व्यक्ति के आचरण में भी आस्था के कारण सहजता आ जाती है। कवि को घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी दिखाई देती है। द्वार पर बैठे हुए भिखारियों के कटोरों में भी एक अजीब सी चमक आ जाती है। भाव यह है कि आस्थावान और दानदाताओं के द्वारा भिखारियों को खूब भिक्षा मिलती है, जिससे उनके चेहरे और प्रसन्नता से चमक उठते हैं। आगे विशेष है, बनारस के लोगों की आस्था का अनूठे ढंग से वर्णन किया गया। जो वह सुगबुगत है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है। पचकियां पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। बैठे बंदरों और अचानक आत्मा में अनुप्रास अलंकार है। कविता मुक्त छंद में और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया। भाषा सहज, सरल और आम बोलचाल के शब्दों से युक्त है। जीव, किरकिराना, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आगे 13वां प्रश्न है वो केदारनाथ सिंह जी के साहित्यिक परिचय संबंधित है। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। वह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि है, यानी उन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं को स्थान दिया है। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर और सशक्त रूप में उभरता है। अब तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसमें अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सार्स, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाग, तालस्टाई और साइकिल, ये इनके 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास, ये इनके आलोचना है। मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत, ये 2 इनके निबंध संग्रह। ताना बाना, ये भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित एक काव्य संग्रह। और अकाल में सार्स कविता संग्रह पर 1983 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। आगे जो 5वां अध्याय है, वसंत आया और तोड़ो, जिसके कवि है और रघुवीर शाह, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वसंत आया कविता में मनुष्य की किस जीवन शैली पर व्यंग्य किए गए? जो वसंत आया कविता उसमें जो आधुनिक जीवन शैली जो प्रकृति से दूर हटती जा रही है उस पर व्यंग्य किए गए। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। वह नंदन
वन होंगे यशस्वी। इस पंक्ति में नंदन वन का क्या अभिप्राय है? नंदन वन यानी जो आनंददायी वन है उन्हें नंदन वन कहा गया। इसमें ऑप्शन स है वो सही है। 30 है, अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी। इस पंक्ति में मदन महीने का अर्थ क्या है? जो मदन महीना है उसका अर्थ होता है कामदेव का महीना यानी वसंत ऋतु, या जो माघ का महीना होता है उसको मदन महीना कहा जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आगे चौथा प्रश्न है, मिट्टी में कौन सा रस विद्यमान होता है? मिट्टी में उर्वरता का रस विद्यमान होता है। तोड़ो किस प्रकार की कविता? जो तोड़ो है वो उद्बोधन पर कविता, यानी इसके माध्यम से हमें उद्बोधन है वो दिया गया है। उत्सर बंजर चरती परती को तोड़कर कवि ने क्या आह्वान किया? कवि ने इनको नवीन सर्जन का है वो आह्वान किया है। आगे लघुतरात्मक और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें सातों प्रश्न है, वसंताया कविता का मूल भाव लिखिए, यानी इसका मूल भाव है वो क्या है? वसंताया कविता में कवि की प्रमुख चिंता यह है कि आज के मनुष्य का प्रकृति से लगभग रिश्ता है वो टूट गया है। वसंत ऋतु का आना प्रकृति के निरीक्षण से नहीं कैलेंडर से माना जाता है, यानी वसंत ऋतु आती है तब प्रकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन मनुष्य उनको नहीं देखता है, वो कैलेंडर से जानता है कि वसंत ऋतु आ गई है। पत्ते झड़ते हैं, फूल खिलते हैं, आम के वृक्ष बोर से लद जाते हैं, कोयल की कूक सुनाई देती है, ये सब वसंत ऋतु के आगमन के लक्षण है। पर हमें वसंत आगमन का बोध इनसे नहीं अपितु कैलेंडर से और वसंत पंचमी की छुट्टी से होता है। कवि ने आधुनिक मानव की जो जीवन शैली उन पर करारा व्यंग्य किया है। कविताएं पढ़ने से हमें पता चलता है कि वसंत में ढाक के जंगल है वो लाल फूलों से भर जाता है। ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई है। प्रकृति से दूर होते जाना मानव के लिए अच्छा नहीं है। कवि यही बात इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है, यानी आज का जो मनुष्य है प्रकृति से दूर हटता जा रहा है, जो मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। आगे आठवां प्रश्न है, तोड़ो कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है, यानी इसका मूल भाव क्या है? तोड़ो एक उद्बोधन पर कविता है, यानी इसमें से हमें उद्बोधन दिया गया है। इस कविता का मूल प्रतिपाद्य यह है कि उसर बंजर और उबड़ खाबड़ जमीन को उपजाऊ खेत में व्याप्त ऊब खीज और बाधक तत्वों को तोड़कर उसे नवीन सर्जन के योग्य बनाना जरूरी है। नव सर्जन हेतु प्रकृति के साथ मन को भी सर्जनशील बनाने का प्रयास करना चाहिए, यानी मन को भी हमें क्रिएटिव बनाना चाहिए ताकि हम नई से नई चीजें बना सके। आगे निम्नात्मक प्रश्न है जिसमें आपको गद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या करनी। इसमें संदर्भ है ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित रघुवीर साय के द्वारा जो रचित बसंताया कविता से लिया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने आज के जो मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली उस पर व्यंग्य किया है। कवि कहते हैं कि जैसे बहन मुझे दा यानी दादा कहकर पुकारते, ठीक इसी प्रकार किसी बंगले के पास अशोक वृक्ष पर कोई चिड़िया कूकने लगी। आवागमन के कारण चहल पहल भरी सड़क के किनारे बिछी हुई लाल बजरी पर ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरे पीले पत्ते पैरों के नीचे आने से चरमराने लगे। सूखे पत्तों की आवाज़ ये घोषित कर रही थी कि वसंत आ गए। और प्रातःकाल 6 बजे हवा ऐसे चलने लगी जैसे वह गर्म पानी से नहाकर आई हो, यानी हवा गर्म थी। आनंद से खिली हुई हवा हिलोर लेती हुई आई और फिरके के समान घूमकर वापस चली गई। इस प्रकार के वातावरण फुटपाथ पर चलते हुए मैंने जाना कि वसंत ऋतु आ गई है। भाव यह है कि प्रकृति आधुनिक जीवन शैली कारण प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को हम पहचान नहीं पाते, सिर्फ राह चलते या आते जाते केवल उसका आगमन है वो जान लेते हैं, हम उनको सही तरीके से पहचान नहीं पाते। इसका विशेष है भाषा सरल और देशज यानी आंचलिक शब्दों से युक्त है, मुक्त छंद है और बिंब प्रदान है। हवा का मानवीकरण किया गया जैसे बहन दा कहती है और फिर किसी में उपमा अलंकार है और आधुनिक जीवन शैली उन पर व्यंग्य किए गए, यानी व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ। आगे एक पद्यांश है वो और दिए गए, इसका संदर्भ है ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में रघुवीर साय के द्वारा जो रचित तोड़ो कविता उसे लिया गया। कवि ने उसर भूमि को खेती करने के लिए तैयार करने का आह्वान किया। उसने कहा कि इसी प्रकार श्रेष्ठ कवि रचना के लिए मन को ऊब और खीज से मुक्त करना भी आवश्यक है ताकि हम सृजनशील रचना कर सके। कवि कहते हैं कि पृथ्वी और मानव मन दोनों के अनुपजाऊ रूप को समाप्त करके उसे उपजाऊ बनाने की आवश्यकता है। हमें चारागांव और बंजर पड़ी भूमि को जोत कर या तोड़कर खेती योग्य बनाना होगा। जमीन में रस अर्थात नमी होती है जिससे वह बीज का पोषण करती है। कवि कहते हैं कि हम अपने मन की खीज या उदासीनता का क्या करें, क्योंकि धरती को तो खोद कर है वो उपजाऊ बनाया जा सकता है, परंतु मन की झुंझलाहट को दूर किए बिना हम सृजन नहीं कर सकते। जिस प्रकार जमीन को जोत कर खेती योग्य बनाया जाता है उसी प्रकार मन की उदासीनता को समाप्त करके सर्जन में लगाना है, तभी जाकर मन की उदासीनता समाप्त हो सकेगी और नवीन मनोभावों का विकास हो सकेगा। इसका विशेष है भाषा सरल भावानुकूल और प्रतीकात्मक है। कविता उद्बोधन परक और प्रेरणादायी, यानी इससे हमें प्रेरणा मिलती है। तोड़ो 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 और घोड़ो घोड़ो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि में अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग वह निर्माण की बाधाओं को हटाकर नवीन सर्जन करने का संदेश दिया गया है। इस प्रकार इस क्लास में हमने आपके जो पद्य खंड के 5 अध्याय है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अगली सीरीज में जो पद्य खंड के शेष बचे 4 अध्याय उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देखेंगे। आपको अगली क्लास है वो जल्दी मिलने वाली है और छठे मॉडल पेपर की क्लास भी आपको जल्दी मिलने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन क्लासों का फायदा मिल सके। ये जो प्रश्न है आपके जो 5 अप्रैल को हिंदी साहित्य के पेपर होने वाले उसमें अति कारगर साबित होंगे, यानी प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।